कड़वी कॉफ़ी की इस नई कड़ी में आपका स्वागत है। आप में से जो कड़वी कॉफ़ी से परिचित हैं, सुनते रहे हैं या देखते रहे हैं या रही हैं, आप जानते हैं कि यह किसी एक विषय, ख़ास विषय पर, उस विषय पर लंबे वक्त से काम कर रहे व्यक्ति के साथ इत्मीनान से की जाने वाली बातचीत है। हमारी कोशिश यह रहती है कि हम सिर्फ उस विषय पर कोई राय जाहिर ना करें, बल्कि उस विषय के अलग अलग पहलुओं को अलग अलग कोण से देखने की कोशिश करें। इरादा समझने का है, सिर्फ राय जाहिर करने का नहीं है। और यह हमारे जनतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम किसी भी समस्या को, किसी भी मसले को हम पहले कायदे से समझ सकें, उस पर राय जाहिर करने के पहले। तो कड़वी कॉफ़ी यही करने की कोशिश करती है। आज हमारे साथ कड़वी कॉफ़ी में प्रोफेसर सतीश देशपांडे हैं। आप में से कई लोगों ने प्रोफेसर सतीश देशपांडे से हमारी बातचीत पहले भी देखी है, इसलिए उनका अलग से परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। वे समाजशास्त्री हैं। भारत के समाज को समझने में जाति की जो भूमिका है, उस पर उनका गहरा काम है। उसके अलावा शिक्षा पर और उच्च शिक्षा पर उन्होंने काफ़ी काम किया है। वे अनेक राजकीय नीतियों के निर्धारण और उनको लागू करने की प्रक्रियाओं में भी शामिल रहे हैं, संघीय सरकार के स्तर पर और फिर अभी कर्नाटक सरकार के स्तर पर और दूसरी सरकारों के स्तर पर। तो सतीश, आपका एक बार फिर कड़वी कॉफ़ी में स्वागत है। और हम बिना कॉफ़ी के शुरू कर रहे हैं जी। तो कड़वाहट से भी बच रहे हैं। बच रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम हाल से ही शुरू करें। हाल में बिहार के चुनाव संपन्न हुए हैं, नतीजे आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने विजय हासिल कर ली है, जो जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहते हैं, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हालांकि सबसे अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई हैं, लेकिन नेतृत्व नीतीश कुमार को गया है। और इसका एक कारण जाति है, जैसा बतलाया जाता है। मुझे मालूम नहीं कि बिहार के चुनावों पर आपने कितनी नज़र रखी, लेकिन चुनाव नतीजों का जो विश्लेषण हो रहा है और हमारी जो बात हो रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि अभी भी दूसरी तमाम चीज़ों के साथ जो अंतिम निर्धारक तत्व था इस नतीजे का, वह जाति थी। इसका अर्थ यह है कि अभी भी लोग जातीय समूहों की तरह मतदान करते हैं या अपने राजनीतिक फैसले करते हैं। यह सकारात्मक है या नकारात्मक या दोनों में से कुछ भी नहीं है? जी, सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं कि मैंने बिहार के चुनाव का कोई गहन अध्ययन नहीं किया है। और मैं केवल जो मोटे तौर पे जो इसके नतीजे निकले हैं और जो आप कह रहे हैं कि ये अनुमान कि यहाँ भी इस चुनाव में भी जाति कम से कम निर्णायक तत्वों में एक रही है। तो मेरे ख्याल से चुनावों में, भारतीय चुनावों में जाति की भूमिका सन 52 से, हमारे सबसे पहले चुनाव से ही इसका प्रमाणित है। हाँ, प्रमाणिक है। लेकिन अब जो बदल रहा है इसको लेकर के, क्योंकि जाति का चुनावी समीकरण में लिप्त होना, उससे खास प्रकार की अपेक्षाएं थी। ये अपेक्षाएं बदलती रही हैं और ये अपेक्षाएं अपने में कितनी सटीक थी, इस पर भी प्रश्न है। लेकिन जैसे मान लीजिए नेहरू युग में जो अभिजात वर्ग की राजनीति थी, उनका मानना था कि जाति का महत्व हमारे जनतंत्र के लिए हानिकारक है और चुनाव में जाति का संलिप्त होना वो एक दुर्घटना मानते थे, या वो मानते थे कि इससे हमें उबरना है।
उसके बाद खासकर जो मंडल का दौर आया 90 के दशक में, तब जाति को लेकर के ये जोर शोर से उसका विश्लेषण शुरू हुआ। और इसके 80 के दशक के बाद 90 के दशक में चुनावी विश्लेषण भी अपने आप में वो तेज़ी पकड़ना शुरू किया उन्होंने। तो जो चुनाव के जो बहुत लंबे चौड़े विश्लेषण शुरू हुए, तो उसमें जाति को बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी गई। और उसमें ये था कि जाति निर्णायक है किसी खास पार्टी को विजय दिलाने में, या किस गठबंधन के सफल होने में या विफल होने का, वो उसमें जाति का भूमिका की बड़ी भूमिका है। तो ले देकर दोनों जो मत हैं, जो नेहरू युग का मत और ये मत, इनको जाति का ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको लेकर के एक खास अंदाजा था, जिसके कारण वो उसके जाति के प्रति वो अपना कोई एक उनका व्यवहार एक तरह का था, या उनके रुझान एक तरह का था। अब ये है कि हमारी अपेक्षाओं के खिलाफ, हमारी यानी जो लोग इसका विश्लेषण करते हैं, जो यानी जिन्हें आजकल हिंदी में और खासकर अंग्रेजी में पंडित कहा जाता है, तो इन लोगों का जो अनुमान हुआ करता था, उससे जाति अलग हटकर जा रही है। तो जाति निर्णायक है, पहले भी थी, आज भी है, लेकिन इसके निर्णायक होने का हमारी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, ये बहुत बदल गया है। तो मेरे ख्याल से अगर कुछ यहाँ नया है तो ये कि अब जाति की राजनीति और जो सांप्रदायिक राजनीति, जिसे मोटे तौर पे हम कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ी हुई जिस तरह की राजनीति है, उसमें ये पूरी तरह से एक तरह से उसकी भागीदारी अब स्पष्ट है। जो जहाँ अब तक अपेक्षा थी कि इन दोनों में कुछ घर्षण जरूर होगा, अब वो घर्षण लगभग लुप्त होता दिखाई देता है। और यही मेरे ख्याल से बिहार के चुनाव में इस घर्षण मुक्त संबंध की ओर ये एक नया, यानी उसका प्रतीक है या उसका प्रमाण है, जो जैसा भी मान लीजिए। बस इतना ही मेरा अनुमान है सिर्फ, और ये अगले चुनाव में फिर इसकी परीक्षा की जा सकती है। लेकिन एक से ज़्यादा चुनाव में जाति अपेक्षित रूप से पेश नहीं आ रही है। उसका असर है ज़रूर, लेकिन जातिगत हितों की रक्षा से जिस प्रकार की राजनीति हम अपेक्षा करते थे, वो राजनीति ही अपने आप में बदलने लगी है। किस रूप में आप? ये माना जाता रहा है कि चूंकि जो हिंदुत्व की राजनीति है वो कमोबेश सवर्ण या इससे भी ज़्यादा ब्राह्मणवादी है, और इसलिए इसका एक स्वाभाविक घर्षण इसमें और कथित मंझली और निचली जातियों की राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति में घर्षण होगा, तनाव होगा। लेकिन ये तनाव धीरे धीरे अब मिटता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये मेरे ख्याल से एक बिहार का चुनाव शायद एक मील का पत्थर बन सकता है इस रास्ते में, कि अब जाति की राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति में अब घर्षण समाप्त हो गया, या कम से कम ऐसा अंदेशा है। हाँ, ऐसा लगता है। इसका मतलब ये कि 90 के दशक के बीच में जो एक तरह का सूत्रीकरण किया गया था, और वो सूत्रीकरण ये था कि हिंदुत्व की राजनीति का जवाब अगर देना है तो आपको सामाजिक न्याय की राजनीति से देना होगा, जिसकी धुरी जाति है, और जाति में भी तथाकथित पिछड़ी जातियों और दलित जातियों की राजनीति है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब वह जो सूत्र है काम नहीं करता? जी, कम से कम लग तो यही रहा है कि अब मझली जातियों के हित और यहाँ तक कि कुछ निचली जातियों के, कथित निचली जातियों के हित और हिंदुत्ववादियों के हित, इन तीनों हितों में अब तालमेल बिठाया जा सकता है, ऐसा लग रहा है। जो कि पहले इसकी संभावना को लेकर के लोग शंकित थे, अब वो शंका धीरे धीरे दूर होती नजर आ रही है। तो फिर सामाजिक न्याय की राजनीति का एक पक्ष जो था
वो सामाजिक न्याय था, इसको कहा जा रहा जी। है। और न्याय के कई तत्व हो सकते हैं, जिनमें एक तत्व प्रतिनिधित्व का तत्व है, और दूसरा तत्व पूरी सामाजिक संरचना के बदलने का है, जिससे प्रतिनिधित्व का रिश्ता है लेकिन मात्र उतना नहीं है। तो क्या हम ये कहें कि सामाजिक न्याय की राजनीति ने एक चक्र पूरा कर लिया है, जिसमें प्रतिनिधित्व का प्रश्न हल हो गया है राजनीति के स्तर पर, बाकी भले ही हल ना हुए हों, और यह एक सकारात्मक बात है। जी, अगर आप कहते भी हैं कि ये प्रतिनिधित्व का सवाल अब एक तरह से सुलझ चुका है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ हाँ, कि नहीं, क्या मैं यह समझ रहा हूँ, पर जी मेरे ख्याल से जो यहाँ महत्वपूर्ण बात ये होगी कि किन शर्तों पे ये सुलझा हुआ लग रहा है, इसकी जो निहितार्थ क्या हैं, और ये इसके लिए आपको जिस तरह के हालात बनाने पड़ रहे हैं, वो क्या हैं, जिसके तहत आपको ये इस तरह का जो प्रतिनिधित्व का एक तरह से अब इस सवाल का एक तरह से सवाल के रूप में ख़त्म हो जाने का जो एहसास हमें है, इसके साथ जो जुड़ा प्रश्न है वो ये है कि किन शर्तों पे ये हो रहा है, और उसके लिए एक तरह से क्या कीमत चुकानी पड़ रही है किसको, और लंबे समय में इस कीमत को चुकाते चुकाते आगे क्या होगा। कि क्योंकि इस तरह के जो समीकरण बन रहे हैं या गठबंधन बन रहे हैं, उनका भार समान रूप से अलग अलग दलों में या अलग अलग जातियों में बटा नहीं है। कुछ दलों को इसका अतिरिक्त भार, यानी भार में उनका हिस्सा ज़्यादा है, और उससे जिसे आजकल रेवड़ियाँ कहा जा रहा है, रेवड़ियाँ कम हैं और भारत तो उनको जो बोझ उठाना पड़ रहा है वो ज़्यादा है। तो ये लग सकता है बाहर से हमें कि ऐसा कुछ ये असंतुलन कब तक बना रहेगा, लेकिन मेरे लिए ये सारी बातें, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि कीमत क्या है। आपने मोल तो ले ली कोई चीज़ जैसे प्रतिनिधित्व को, तो उसकी कीमत कौन चुका रहा है, वो कीमत क्या है, और क्या इसे आप लगातार चुकाते रहने की स्थिति में रहेंगे। नहीं, उसको थोड़ा और स्पष्ट कीजिए, क्योंकि कीमत क्या है और कौन चुका रहा है से मुराद क्या है आपकी? जी, जैसे इसको थोड़ा मैं सरल करके जी हाँ। कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि मजली जातियों की ही जाति लीजिए, कि मिसाल लीजिए कि कुछ जातियां ऐसी हैं, उनको लग रहा है कि उनका मुकाबला जिन अलग जाति गुटों से हो रहा है किसी एक खास प्रांत में या किसी एक खास संदर्भ में, उस मुकाबले में हावी होने के लिए उनको हिंदुत्व की राजनीति के साथ जाने से फ़ायदा होगा, ऐसा उन्हें नज़र आ रहा है। तो हिंदुत्व की राजनीति का साथ देने के लिए उन्हें क्या क्या करना होगा। उनके हो सकता है कि उनके जो फौरी मकसद है वो पूरा हो जाए, कि अपने जो सामने जो खड़ा शत्रु है जाति की राजनीति में, उस शत्रु को वो परास्त कर सकें। लेकिन जिस कीमत पे उसे वो परास्त करेंगे, क्या वो उनको आगे की राजनीति में, उनकी ही आगे की राजनीति में भारी पड़ेगा। इस तरह के सवाल आज इनके जवाब हम आज देने की हालत में नहीं है, पर मेरे ख्याल से ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए। तो मेरे लिए अहम बात ये नहीं है कि समीकरण बन रहा है, मेरे लिए एक सवाल ये है कि ये किस शर्त पर बन रहा है, उसकी शर्त क्या है, कीमत क्या है, और क्या ये यानी एक तरह से स्थायी या स्थिर हो सकता है ऐसा समझौता। और अब तक जो मोटे तौर पे प्रगतिशील कहलाने वाले लोगों का हमारी, अब इसे आशा कह लीजिए या फिर खुशफहमी कह लीजिए, यही थी कि ये समीकरण ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुत्व की जो मौलिक जो इसमें जो धारणा है, उससे ब्राह्मणवादी सोच को हटाना बहुत मुश्किल है। और जो ब्राह्मणत्व की श्रेष्ठता, वो एक
यानी वो एक बिंदु है जिसे हटाया नहीं जा सकता है, कम से कम उसे धुंधला भी नहीं किया जा सकता, ऐसी हमारी अपेक्षा थी। तो अगर दिख रहा है कि यहाँ समझौता किया जा रहा है और ये कहने को असली समझौता है, यानी कि राजनीति में और सत्ता में जगह वाकई जगह बनाई जा रही है दूसरी जातियों के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुत्व की राजनीति की। इससे हम इनकार नहीं कर सकते अगर ये वाकई स्थिर है और स्थायी है। यानी आप कह रहे हैं कि जिनको निचली जाति कहा जाता रहा है, हाँ अगर उनकी सत्ता में भागीदारी बढ़ रही है हाँ तो इसे आप मानेंगे कि अब भारतीय जनता पार्टी की या हिंदुत्व की उपलब्धि है। और मैं जगह की बात कर रहा हूँ, मैं सीट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी मंत्रालय की बात नहीं कर रहा कि कितने मंत्री बने, इसकी नहीं बात कर रहा मैं, कि वाकई अगर हिंदुत्व की राजनीति में इन जातियों के हितों की रक्षा अगर हिंदुत्ववादी राजनीति कर सकती है या ऐसा कर दिखाती है, तो हमारी राजनीति बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो फिर इसमें जो एक सवाल उठता है वो ये कि आप जब कहते हैं कि इन जातियों के हितों की रक्षा, जी तो उन हितों को हम कैसे परिभाषित करते हैं, वो हित क्या हैं? जी मोटे तौर पे अगर आप लीजिए, आप सीधे आते हैं हम इज्जत के सवाल पे। तो क्या आपको इज्जत दी जा रही है? क्योंकि जो हिंदुत्ववादी और जिसे मोटे तौर पे ब्राह्मणवादी कहा जाता है, उसकी मूल धारणा है एक तरह की सीढ़ी बनी हुई है और इसके अलग अलग पायदान हैं और इनमें एक तय फासला है, और इस फासले के साथ जब भी समाज में छेड़छाड़ होती है तो बहुत घर्षण पैदा होता है, हिंसा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो फासला है, सामाजिक फासला, जाति का फासला, ऊंच नीच का फासला, ये एक तरह से हिंदुत्व की राजनीति के लिए का एक अहम अंग है, ऐसा माना जाता था। तो अगर इस सीढ़ी को, कम से कम पायदानों को और पास लाया जा सकता है, और ये जो अपेक्षाएं हैं कि अलग अलग कौमों की, अलग अलग जातियों की औकात बंधी हुई है, अगर इसमें कुछ धुंधलापन लाया जाता है और जो कथित निचली जातियों को ये एहसास दिलाया जाता है कि आप भी हमारे करीब आ रहे हैं, वाकई करीब आ रहे हैं और इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा अगर मान लीजिए होता है, तो ये एक स्थायी बदलाव है। क्योंकि अब तक जो हो रहा था वो ऐसा था कि ये कोई सतही राजनीति है और ये चुनावी राजनीति है। तो अगर ये इस तरह की राजनीति चुनाव से बढ़कर समाज में उतरती है, तो ये वाकई बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब आज हम ये कहने की हालत में नहीं है कि ऐसा हो चुका है, पर इसके आसार दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि वो उसके निर्णायक जगहों पर हैं या नहीं, जहाँ फैसला कर सकते हैं, और नहीं, निर्णायक होना एक चीज़ है, वो निर्णय किस दिशा में है ये दूसरी चीज़ है। हाँ, हमने सोचा था कि जाति निर्णायक है और उसकी दिशा ऐसी होगी कि वो हिंदुत्व की राजनीति से मेल नहीं खाएगी, और आज अगर वो मेल खाती दिखती है तो ये एक बदलाव है। लेकिन अगर कोई आपसे यह पूछे या यह पूछा जाए कि आखिर यह अपेक्षा ही क्यों, जी और क्यों हम ये अपेक्षा कर रहे हैं सामाजिक न्याय की राजनीति से कि उसे हिंदुत्व की राजनीति के साथ उसका घर्षण रहना ही चाहिए। कोई ये कह सकता है कि नहीं, रणनीति के तौर पर या अन्य कारणों से इस घर्षण की अपेक्षा करना गलत है। इसलिए कि अब तक हमारा ये अंदेशा था कि मजली जातियों से अगर कही जाए कि आपकी औकात और सवर्णों की औकात में कोई फ़र्क नहीं है, तो उनको विश्वास नहीं होता। कि जब भी ऐसा कोई व्यवहारिक सवाल सामने उठता है तो हमेशा प्राधान्य किसका है, श्रेष्ठता किसके साथ है या किसके साथ मानी जाती है, ये बिल्कुल जाहिर कर दिया जाता था और लोगों को अपनी औकात दिखा दी जाती थी।
तो इसलिए हमें लग रहा था कि अगर हिंदुत्व की राजनीति को चुनावी कारणों से ही सही मझली और निचली जातियों का सहयोग चाहिए, तो ये सहयोग स्थायी सहयोग नहीं बन सकता, ये झूठ फरेब पर ही आश्रित होगा, टिका रहेगा। ऐसा हमें लग रहा था। और मान ली ये भी आप कह सकते हैं कि ये एक काल की एक खुशफहमी थी कि मझली निचली जातियों में स्वाभाविक तौर पे कम से कम जाति के सवाल पर वो प्रगतिशील इस लिहाज में होंगे कि वो जाति की ऊंच नीच की भावना को वो खत्म करना चाहेंगे। तो अगर आज क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से जो हिंदुत्व की राजनीति की सफलता का राज, सबसे बड़ा राज तो यही है, और ये राज नहीं है, खुली चीज है वैसे, कि आपको एक विकल्प दिया जा रहा है कि अगर आप किसी से ऊंचा होना चाहते हैं तो लीजिए, हम आपको ये विकल्प देते हैं, इनको आप नीचे को चलिए, इसमें हम सब साथ होंगे, और इनको हम सबसे नीचे वाली पायदान पे हम धकेल देंगे, जिससे कि सबको ये एहसास हो सकता है कि चलिए हम उनसे तो ऊंचे हैं। तो ये मोटे तौर पे ये मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, और थोड़ा और कुछ समय बाद ये बाकी अल्पसंख्यकों के साथ भी शायद ऐसा होने वाला है, पर आज की तारीख में ये मुसलमानों के साथ हो रहा है। तो मझली जातियों को ये तरह से, और निचली जातियों को भी एक न्योता दिया जा रहा है कि आप सबसे निचली पायदान पे अब आप नहीं होंगे, आपको ये सुख मिलेगा, कहने का सुख हम आपको देंगे कि आप फलाना कौम से तो बेहतर हैं ही, और इसके लिए हम आपके साथ हैं, और आपको हम इसकी हम गारंटी देंगे कि आप हर हालत में समाज में, राजनीति में आपको हम तवज्जो देंगे इनके बरक्स। तो ये मैं सरल करके बता रहा हूँ। हाँ। तो ये अगर इस न्योते के साथ अगर समाज में आपकी हैसियत नहीं बदल रही है, आप मझली जाति के हैं, निचली जाति के हैं, आपकी हैसियत नहीं बदल रही है वाकई, तो देर सवेर आप फिर रूठ जाएंगे और इस गठबंधन से आप फिर नाता तोड़ेंगे। पर अब अगर ये हिंदुत्व की राजनीति इतनी उदारमना हो गई है कि उसको लग रहा है कि अब हम दे सकते हैं जगह, इनको वाकई जगह दे सकते हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ होगा हमारी राजनीति के में, ये बहुत निर्णायक मोड़ होगा। पर वहाँ उस मोड़ तक हम आज पहुँचे हैं या नहीं, आज हम नहीं कह सकते, लेकिन हर चुनाव के बाद इस मोड़ के हम बहुत करीब आता दिखता है, आते हुए देखते हैं। तो एक प्रश्न जो इस बीच ही उठा, और हर चुनाव के बाद लोग कहते हैं, बिहार के मामले में ज़्यादा कहते हैं, लेकिन आप ने चूँकि इस संस्था का, जो जाति नामक संस्था है, इसका अध्ययन किया है, तो आप ये जानते हैं कि ये भारत के लगभग हर हिस्से पर लागू होती है बात। बिहार बेचारा खामखा ज़्यादा बदनाम है इसमें। तो इसका अर्थ ये है कि जाति हमारे समाज को पहचानने, उसे परिभाषित करने और उसके व्यवहार, उसके बर्ताव को तय करने में सबसे अधिक फैसलाकुन इकाई है। अब इसमें जो बहस पिछले एक लंबे वक्त से चल रही है वो यह कि भाई जिन्हें कहा जाता है मुक्ति का सबसे बड़ा सिद्धांतकार भारत में, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो मुक्ति की कल्पना जाति के उन्मूलन के साथ की थी, लेकिन अम्बेडकरवादी राजनीति, जो कि सामाजिक न्याय की राजनीति है, उस राजनीति की यात्रा से प्रतीत यह होता है कि जाति अब स्थिर हो चुकी है, और डॉक्टर अम्बेडकर का जो जाति के उन्मूलन का प्रस्ताव था वो चिरकाल के लिए स्थगित हो चुका है। अब हमें उसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जाति के बिना हम अभी भी भारत को नहीं समझ सकते। तो और इसे एक विलाप के तौर पे कहा जाता है,
यानी दुख की बात है और नकारात्मक बात है। आप स्वयं इसको कैसे देखते हैं? जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसके बारे में मेरा मानना है कि हम ध्यान से इसे ऐतिहासिक दृष्टि में देखें, यानी इतिहास को ध्यान में रखते हुए, संदर्भ को ध्यान में रखते हुए कि ये जिस लेख से, ये बहुत मशहूर लेख है जाति का उन्मूलन, सन 35 का लिखा हुआ, इसका संदर्भ क्या है और ये इस इसमें जो बाबा साहब ने लिखा उसके क्या कारण हो सकते हैं और जिस लिहाज से, जिस ढंग से लिखा, जिस लय में उन्होंने लिखा, उसके क्या कारण हो सकते हैं। जैसे हम किसी भी जैसे साहित्यिक रचना की हम कृति को हम देखते हैं, वैसे ही हम अगर देखें तो आप पाएंगे कि 30 का दशक हमारे इतिहास में खासकर जाति के सवाल को लेकर के एक अनमोल अनोखा दशक है। उसके जैसा दशक बाद में आता है, अगर आता है तो 90 का दशक है। और इसके बीच में जो घटित होता है जाति को लेकर के, वो इस स्तर का नहीं होता। तो 30 का दशक जाति के सवाल के लिए बहुत ही निर्णायक दशक रहा और जाति के उन्मूलन लेख में जिस बात से बाबा साहब शुरू कर रहे हैं वो लेख, वो बहुत ही अहम सवाल है। वो सवाल ये है कि वो पूछते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती दौर में ये सवाल उठा था, जैसे कि हर स्वतंत्रता आंदोलन में उठता है, उपनिवेशवाद जैसे आयरलैंड में उठा था, कुछ हद तक ये अमेरिका में भी उठा था जब वो ब्रिटिश साम्राज्य से छुटकारा पाना चाह रहे थे कि क्या सामाजिक सुधार पहले लाया जाना चाहिए या राजनीतिक सुधार पहले लाना चाहिए। तो राजनीतिक सुधार का मतलब है स्वतंत्र, यानी कि आपको अपना राज्य चाहिए, राष्ट्र अपना बनाना है। और सामाजिक सुधार का मतलब है आप पहले सामाजिक क्रांति लाएंगे अपने समाज में, और जो कुछ भी सामाजिक बुराइयां हैं, आप जिनको आप यानी एक तरह से जानी मानी बुराइयां हैं, उनका उन्मूलन आप पहले करेंगे और उसके बाद फिर आप राजसत्ता के को लेकर के निकलेंगे। तो उनका मानना था, यानी बाबा साहब का मानना था कि ये एक बहुत बड़ी गलती हो गई हमारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ कि जो राजनीतिक बदलाव को प्राथमिकता देते थे वो हावी हो गए और इसलिए समाज को बदले बिना हमने स्वतंत्रता संग्राम हासिल कर ली। तो इसलिए उनका वो बहुत मशहूर भाषण भी है जो जब संविधान बन रहा था तो उसको सौंपने वाले आखिरी दिन जो उन्होंने जो संविधान सभा का को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया कि हमारा समाज अब एक अजीब दौर से गुजरेगा जहां राजनीतिक हर व्यक्ति का एक वोट है, राजनीति में हम सब बराबर हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में और समाज में हम भयंकर रूप से गैर बराबर हैं आज भी। तो इस विरोधाभास को हम कैसे जिएंगे, कैसे झेलेंगे, ये एक बहुत मशहूर भाषण है, वो कई बार उद्धृत होता रहा है। तो ये इस माहौल में वो लेख लिखा गया है जहां वो क्षितिज बदला नहीं है, जिस क्षितिज के तहत आप जाति के उन्मूलन की कल्पना कर सकते हैं उस समाज में। क्योंकि उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन भी बहुत जोर पकड़ रहा था और हिंदुत्व की राजनीति उस समय वो भी जोर पकड़ रही थी और पश्चिम भारत में उस समय बहुत सारे लोग जाति को लेकर के नए नए प्रयोग कर रहे थे। तो ऐसे माहौल में इस तरह की कल्पना की जा सकती थी, पर हम याद रखें कि ये चुनाव के पहले का युग है और ये जो हर आदमी को वोट देने का हक मिला इसके पहले का युग है। तो जैसे ही 50 के दशक में चुनावी राजनीति ने तूल पकड़ा, जैसे जैसे वो महत्वपूर्ण बनती गई और चुनाव के हम आदी हो गए और उसको लेकर के एक हर पार्टी में, हर गठबंधन में एक तंत्र उपजने लगा। तो कम से कम इस एक कारण को लेकर ही ये असंभव हो गया, बहुत जल्दी ये असंभव हो गया
कि जाति का 30 के दशक वाला उन्मूलन अब संभव है। मेरे ख्याल से ये 60 के दशक के बाद ही इसकी संभावना लुप्त हो चुकी थी। या शायद उसके शुरुआत में ही, क्योंकि मुझे शायद मैंने आपसे पहले भी इसका ज़िक्र किया है, आर के करंजिया से नेहरू का एक इंटरव्यू याद आता है जिसमें उन्होंने जाति के बारे में पूछा और नेहरू ने कहा कि जाति अब राजनीतिक गोलबंदी की एक इकाई बन गई है, तो उसका रूप बदल गया। जी। और आज की तारीख में तो आज क्या बदला है? जैसे आप कह रहे हैं कि 60 के दशक में ही ये दिख रहा था। सबसे जो हमारी आंखों को जो चुभता है, जो बिल्कुल उभर कर नजर आता है, वो चुनावी राजनीति में जाति की जाति भूमिका। का इस्तेमाल। लेकिन उसके साथ साथ आज 21वीं सदी में जाति के दूसरे पहलू भी अब सामने आ गए हैं। 90 का दशक वो पहला दशक था जब हमने नेहरू युग से पहले हमने जाति के मसले में नेहरू युग से हमने मुंह मोड़ा। मतलब तब उससे हाँ, कि वो तब तक ये माना जाता रहा कि विकास ही हर चीज़ की दवा है, हर मर्ज की दवा विकास है। तो अगर पर्याप्त विकास हो जाएगा तो सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। और 90 के दशक तक ये बिल्कुल जाहिर हो चुका था कि ऐसा नहीं है और जाति हमारे साथ रहेगी, कम से कम जाति तो रहेगी, बाकी समस्याएं भी। तो 90 के दशक के बाद ये जाति को लेकर के वापस उसे मुख्य धारा में एक तरह से लाया गया, उस पर बात शुरू हुई। ये पीठ पीछे वाली बात नहीं रह गई अब कि आप लुका छिपी, जब आप चुनाव की तैयारी करते हैं तब आप समीकरण बनाएंगे, लेकिन वैसे आप सार्वजनिक तौर पे आप नहीं बोलेंगे। अगर आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो आप जाति के बारे में नहीं बोलेंगे। वो ख़त्म हो गया 90 में। तब भी जो बचा रह गया था वो ये था कि जाति मुख्य धारा की राजनीति में और विमर्श में सिकुड़ कर निम्न जाति बन गई थी। और वो लोग समझते थे कि अगर आप जातिगत राजनीति की बात करते हैं तो केवल निम्न जातियों की राजनीति की बात आप कर रहे हैं, और जातिगत हित की बात कर रहे हैं तो केवल निम्न जातियों के हित की बात कर रहे हैं। और ये सारा कुछ रिजर्वेशन और अलग अलग चीज़ों से जुड़ा हुआ था। आज जब नवउदारवाद ने अपने सारे गुल खिलाए हैं और अब हमें पता है कि सारी दुनिया में, हमारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया में नवउदारवाद के कारण बहुत भयंकर गैर बराबरी बढ़ी है, लगभग हर देश में। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जातिगत हित केवल कथित निचली या मझली जातियों के नहीं है, बल्कि उच्च कहलाने वाली जातियों के भी हित हैं। आर्थिक हित हैं, सामाजिक हित हैं, जो उनके स्वार्थ भी हैं। वो आज हमें 21वीं शताब्दी में नजर आने लगा है कि हर जाति के साथ खास तरह का हित या स्वार्थ संलग्न है उसके साथ। तो आज की हालत में 30 के दशक वाली उन्मूलन की अवधारणा, आज उसके लिए कोई जगह नहीं। आज वो क्षितिज ही बदल गया है। तो लेकिन क्या वो उद्देश्य बेकार हो गया? यानी जाति से ऊपर उठने का जो उद्देश्य था, जिसे व्यक्त किया गया एक खास शब्द के साथ कि उन्मूलन, सर्वनाश, अलग अलग तरह से उसका अनुवाद हुआ है। तो ये सर्वनाश तो आज संभव नहीं है, लेकिन जाति से उबरने की जो मंशा है उसके लिए जगह जरूर है, बशर्ते कि हम इसके लिए रास्ते दूसरे अपनाएं और अपेक्षाएं हमारी बदलें। तो मेरा आज मानना यह है कि उन्मूलन, कि किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना, उस तरह के मुहावरे को हम आज इस्तेमाल करने की हालत में नहीं है जाति के को लेकर के। तो हमें ये देखना है कि मैं इसमें एक आपको उपमा दे रहा हूँ कि खरपतवार की। जैसे खेत में कोई खरपतवार लगा है, तो हम इससे निराई गुड़ाई कब करते हैं? जब हमारी फसल और वो खरपतवार वो एक तरह से एक ही उम्र के होते हैं या वो एक ही समकक्षी होते हैं, तब हमें निराई गुड़ाई की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर वो फसल बड़ी हो जाए तो उसके बाद हम इतनी परवाह नहीं करते कि कोई ऐसे खरपतवार कोई उगाए, तो ज़्यादातर हम उसकी परवाह नहीं करते। तो उसी तरह हमें अब उखाड़ फेंकने की हालत में अब हम नहीं हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि उसे एक तरह से घर्षण से उसे कम किया जाए, उसे घिस घिस कर
कम किया जाए, जड़ से उखाड़ने की बात नहीं है, तो उसके महत्व को हम कैसे कम कर सकते हैं? मेरे हिसाब से महत्व हमेशा जाने अनजाने तुलनात्मक होता है कि जाति इतना महत्वपूर्ण क्यों लगती है, क्योंकि उसके बरक्स राजनीति में, जैसे वर्ग का सवाल लीजिए, वर्ग का सवाल राजनीति में उतर कर नहीं आ पाया है जिस तरह से। तो अगर जाति के बरक्स हम दूसरे ऐसे आधार खड़े कर सकें जो राजनीतिक आधार बन सकती हैं, अब तक नहीं बनी थी लेकिन अब बदले हालात में शायद वो बन पाए, तो हमें कोशिश करनी है कि गठबंधन के अलग नए आधार हम उन्हें खोजें, उन्हें देखें, जिससे कि जाति का तुलनात्मक महत्व कम होता जाए। तो हम किसी और चीज़ को अगर बड़ा करते हैं तो ये तुलनात्मक रूप में इसका महत्व घटेगा, और इसी तरह की रणनीति आज मेरे ख्याल से कामयाब हो सकती है, क्योंकि जाति के साथ जुड़े हित इतने ज़्यादा हैं और ये सभी जातियों में अब हैं कि इसका उन्मूलन अब संभव नहीं है। अब हमें यही दिखाना है कि जाति की इकाई ये शाश्वत नहीं है, और इस इकाई के अंदर भी बहुत सारे फासले हैं, बहुत सारे अंतर हैं, गैर बराबरियां हैं, विषमताएं हैं। तो जैसे जैसे हम जाति को और थोक से एक तरह से खुदरा करते हैं, यानी उसकी इकाई हम और छोटा करते जाते हैं, या उसमें हम और दरारें दिखने लगती हैं हमें, तो ये तुलनात्मक ढंग से जाति का महत्व कम होगा। अब हमें उखाड़ फेंकने वाली शब्दावली को अब तिलांजलि देने का समय आ गया है, क्योंकि अब उसकी गुंजाइश मुझे नहीं दिखती। पर इसका मतलब ये नहीं कि जाति के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। नहीं, फिर हम जहाँ आकर फंस जाते हैं या एक तरह का बौद्धिक जाम पैदा हो जाता है, वो ये कि जाति का महत्व है, लेकिन कोई यही सवाल कर सकता है कि इसको लेकर आप इतना चिंतित क्यों हैं कि जाति है, जाति का प्रश्न है, और जैसा आपने कहा कि अगर भागीदारी के प्रश्न को, प्रतिनिधित्व के प्रश्न को वह एक हद तक राजनीति सुलझा देती है, जो बहुसंख्यकवादी राजनीति भी है, तो वह मसला तो सुलझ गया, उसका जवाब मिल गया। दूसरी समस्या हमारी समानता की है, जो जाति जहाँ हमेशा से एक बाधक रही है, कि वह दरअसल एक असमानता का सिद्धांत है। जाति एक असमानता का रिश्ता है, लेकिन यदि समाज में अलग अलग प्रकार की असमानताएं एक दूसरे से समझौता कर लें, तो फिर आपको हर्ज क्या है? मतलब शांति रहेगी समाज में। और आपने यह भी कहा कि अगर वो खुदरा कर लें, मैं इसको एक गलत ढंग से विकृत कर रहा हूँ इस बात को, वह यह कि अभी हमने उपवर्गीकरण का फैसला देखा कि उपवर्गीकरण हो। उपवर्गीकरण भी एक तरह का खुदराकरण है जी, जिससे वो खुदरा होती है। उसको लेकर भी काफ़ी तीव्र विवाद पैदा हुआ, अम्बेडकर वादियों के बीच ही विवाद पैदा हुआ और दूसरे लोगों में विवाद पैदा हुआ। तो ये समस्या कहाँ जा रही है? सुलझ रही है, नहीं सुलझ रही है, या हम कहें कि यह सवाल ही बेमानी है? बेमानी तब होगा जब सबको समानता का एहसास हो। समानता के आश्वासन बहुत दिए जाते हैं, लेकिन ये तभी सच होगा जब जिसको आप निचला कहते हैं उसे भी एहसास हो कि अब मैं निचला नहीं हूँ। तो ये कब होगा? क्या ये जाति प्राधान्य माहौल में, जिस माहौल में जाति अभी भी प्रधान है, क्या ये संभव है? मेरे ख्याल से इसकी गुंजाइश मुझे कम दिखती है कि जहाँ जाति सर्वोपरि है वहाँ समानता का आना बहुत मुश्किल है। तो जाति को एक तरह से उसे
छील छील कर कम करना होगा। उसके हथौड़े की एक मार से वो उखड़ जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं खुदरापन की कह रहा हूँ। ये कोई अपने आप में कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रगतिशील चीज़ हो, पर इससे कम से कम ये नज़र आएगा कि गठबंधन बनाने में मात्र एक जाति एक संज्ञा के रूप में भी काम करती है, किसी एक समुदाय को वो एक तरह से चिन्हित करती है। तो जब आप पाएंगे कि ये चिन्ह या ये जो नाम है ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें और बहुत फाके हैं, तो आपको इससे आगे जाना होगा। तो आप कहना होगा कि इस वर्ग के, अमुक जाति के इस वर्ग के साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं, या इस प्रांतीय इकाई के साथ हम गठबंधन करना चाहते हैं। तो इस तरह के खुदरेपन की मैं बात कर रहा हूँ कि जब जाति का एक बड़ा नोट है या सिक्का है, उसके बदले आप छोटे छोटे इसमें बदलेंगे, तो आप पाएंगे कि जिसे हम माना करते थे कि ये एक ही इकाई है, वो वास्तव में अनेक इकाइयों का एक समूह है। और वो अनेक इकाइयाँ जब अपने अपना अलग अलग वो रास्ता देखने लगेंगी, तो जाति जिस तरह की सुर्खियों में हम उसके बारे में सोचते हैं, वो सुर्खियाँ कुछ धुंधली पड़ जाएंगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और इससे मैं ये जानता हूँ कि ये यानी जो आजकल कहलाते हैं जो प्रगतिशील या फिर राष्ट्र विरोधी इत्यादि जो कहलाते हैं, उन लोगों की ये एक बहुत प्रिय खुशफहमी है कि जाति कभी जाति से खत्म होगी, या उससे हम उबर पाएंगे या हमें मोक्ष मिलेगा इससे। तो ये इसकी पूरी संभावना है कि हम यानी एक तरह से अंधे हो गए हैं, हम अब देख नहीं पा रहे हैं कि हमारा समाज किस तरह से बदल रहा है, और हमारी दृष्टि एक तरह से हमारी मजबूरी है। हम एक तरह से जिस तरह के भविष्य को हम चाहते हैं उसी को हम देखना चाहते हैं, और इस वजह से हम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, ऐसा ये संभावना है। लेकिन इस संभावना को पहचानते हुए भी मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा सर्कस करना पड़ेगा राजनीति में, और राजनीति का जो सर्कस है वो और ज़्यादा पेचीदा होते जा रहा है। और इसमें अगर आप झूठ बोलकर ये सब कर रहे हैं कि किसी को आप सम्मान वास्तव में देना नहीं चाहते, और उसको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि चलो तुम्हें भी ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कोई झुंझुना आप पकड़ा देते हैं, तो अभी तक मेरा यही विश्वास है कि ये झुंझुने वाली राजनीति ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं, क्योंकि जो कथित ऊंची जातियों की अस्मिता है वो उस सामाजिक फासले पे निर्भर है कि वो फलाना या बाकी समाज से इतना ऊपर है। तो अगर उस फासले के साथ छेड़छाड़ होती है तो मेरे ख्याल से ये पचेगा नहीं, जो ऊपर बैठे हैं उनको पचेगा नहीं, ऐसी मेरा अनुमान है। और ये हो सकता है कि वास्तव में आज के नेता कुछ नए प्रकार की क्रांति लाएं, जो इस वर्ग में इसके प्रति एक उदारता पैदा करें, जो अब तक मुझे कहीं नहीं दिखी है। हो सकता है ये पैदा करें, पर अगर ये पैदा करते हैं तो ये एक प्रकार की क्रांति होगी, ये मानना पड़ेगा। इसका मतलब अभी भी हम लोग एक अनिश्चित ज़मीन पर खड़े हैं। जी बिल्कुल अनिश्चित, बिल्कुल और इसमें निश्चय पूर्वक कुछ भी भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। आखिरी सवाल मैं यही करना चाहता हूँ कि यह जो पूरा संघर्ष है, बल्कि अब उसे हम संघर्ष कहें भी कि नहीं कहें, यह भी एक सवाल है क्योंकि क्या कोई अभियान चल रहा है जो जाति उन्मूलन का अभियान हो, जैसे हम बैठकर चला रहे थे, या एक दूसरी दृष्टि से उसकी जितनी भी आलोचना की जाए, गांधी उसको ढीला करने की कोशिश कर रहे थे, और एक ज़माने में सावरकर भी चला रहे। हाँ, मतलब सावरकर ने अभियान नहीं चलाया, उन्होंने अभियान ही था, ख्याल जाहिर किया, गर्भगृह प्रवेश। हाँ, तो हाँ, वो भी अभियान चला रहे थे, लेकिन अब वैसा कोई अभियान नहीं है, अब सिर्फ राजनीति है। और राजनीति में जो सिर्फ एक
गतिशीलता जहाँ दिखलाई पड़ती है वो चुनाव है, जहाँ समाज गतिशील होता है और एक दूसरे से बातचीत करता है। तो कोई आंदोलन नहीं है, कोई अभियान नहीं है, और जो सामाजिक गतिशीलता है वो सिर्फ चुनाव में दिखलाई पड़ती है। इस बीच जब हम बार बार ये कहते हैं कि पूरा संघर्ष ब्राह्मणवाद से है और दरअसल ब्राह्मणवाद को नष्ट किए बिना कुछ नहीं होगा, तो यह बात भी इस बात में भी कितना दम रह जाता है, या ये सिर्फ एक नारा रह जाती है? क्या हाँ। ब्राह्मणवाद से वास्तव में कोई संघर्ष हो रहा है? ऐसा कोई संघर्ष आपको दिख रहा है? हाँ, ये वाजिब सवाल है और इस सवाल को लेकर के अब बहुत एक तरह का कोहरा छा गया है आज के माहौल में। और ये कोहरा मेरे ख्याल से इसलिए भी है कि एक बहुत अजीब स्थिति में हम हैं कि जैसे कि पुराने जो क्लासिकी राजनीतिक चिंतक हैं, केवल मार्क्स ही नहीं और चिंतक भी, जो मानते थे कि अगर आर्थिक गैर बराबरियाँ एक हद को पार कर जाती हैं तो वो स्वाभाविक तौर पे खुद ब खुद वो समाज में एक तरह से तब्दीली लाएंगे। हाँ, भूमिका निभाएंगे। तो हम ये पा रहे हैं कि सारी दुनिया में लगभग भयंकर रूप से गैर बराबरी बढ़ी है, जो अब मेरे ख्याल से इसकी कोई इतिहास में कोई मिसाल नहीं था। तो कम से कम लिखित इतिहास में तो नहीं है। लेकिन ये एक तरह से राजनीतिक पट पर, राजनीतिक मैदान पर ये बिल्कुल निष्क्रिय है, या जो इनर्ट कहते हैं ना, इसका कोई कुछ हो नहीं रहा है, जड़ता है। हाँ, रिएक्शन नहीं हो रहा है इसका कुछ। तो ये मेरी समझ के बाहर है, ये कैसा हो पा रहा है। मैं वैसे समाजशास्त्री हूँ, मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि समझ में नहीं आता, लेकिन ये कबूलना पड़ रहा है मुझे कि मुझे नहीं लगा था कभी कि समाज इतनी, और ये छिपी हुई गैर बराबरी नहीं है। आज हम मीडिया में युग में रहते हैं तो इसका एक असर ये भी है कि जिनके पास कुछ नहीं है उनको तफसीलवार बताया जा रहा है कि औरों के पास कितना क्या है। तो इसमें अब तक ठीक है, अब तक सारा देश हो सकता है कि एक खास शादी के बारे में एक महीने तक बात कर रहा हो, अब बिना उसके बारे में असहज हुए कि अय्याशी के आपने सारी हदें पार कर दी, और उसके बारे में कौतूहल के साथ एक चटका। अभी परसों से मैं देख रहा था कि उदयपुर में कोई शादी हुई है जी, और वो किसी बहुत ही अरबपति जिन्होंने अमेरिका और यूरोप और न जाने कहाँ कहाँ की सितारा नर्तकियों को बुलाया है और लोग इस पर चमत्कृत हैं। जी, तो ये अब ये हो सकता है कि ये उम्र का तकाजा है, या हम लोग अब यानी हमारा समय गुजर गया, या जो कुछ भी हो, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे समाज इसको चटकारे लेकर देख पा रहा है, और इससे किसी को कुछ दंश कहीं कुछ है ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता। तो मेरे ख्याल से ये कोहरा जो मैं कह रहा हूँ, जिससे हमें अब कोई स्पष्ट कुछ दिख नहीं रहा, इसका प्रधान इसकी जड़ मेरे ख्याल से यहाँ है कि गैर बराबरी। अब जैसे हम पूछते हैं ना कि फलाना चीज़ का क्या हो गया एक ज़माने में, कि आज मैं पूछता हूँ कि गैर बराबरी को क्या हो गया है, कि वो अपना असर ही नहीं दिखा रही है कुछ समाज में, या वो दिखती ही नहीं, महसूस नहीं होती है। और एक तरह का वो क्या कहते हैं ना कि वो सुन्न कर देते हैं ना, जब कोई ऑपरेशन करने के पहले हमें सुन्न कर दिया गया है इसके प्रति, कम से कम इसका तो अब ये हमें चुभता ही नहीं है अब। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे, किसने किया, कि जादू कहाँ से है, ये क्या है। तो क्योंकि इसकी जो गैर बराबरी की जो अश्लीलता है, इसका जो घिनौनापन है, इतना मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा मैंने। और ये केवल मेरे समाज की बात नहीं है, ये दूसरे समाजों में भी है, और वहाँ भी ऐसा ही है। ये लोग चमत्कृत हो रहे हैं, इस पे बहुत सारा मीडिया भी इसको बहुत उछाल दे रहा है, और किसी को कोई
इससे कोई परेशानी नहीं है। तो अगर ये शायद मैं मैं आशा करता हूँ कि ये यानी कोई तात्कालिक सुन्नता है जो और फिर हम शायद फिर सचेत हाँ, हों और सचेत हों और फिर एकदम से हमें उसका सारा दंश एक साथ महसूस हो। महसूस होगा। तो अब ये भी मैं कह रहा हूँ, इसका आधार क्या है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे पास कोई आधार नहीं है इसका। पर ये ज़रूर है कि गैर बराबरी बढ़ी है, इससे कोई आज इनकार नहीं कर सकता और इसकी अश्लीलता भी एक तथ्य है। ये एक कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरी बात है और ये दूसरे को नहीं नज़र आएगी। ये बिल्कुल वस्तुनिष्ठ चीज़ है, इसमें कोई ये नहीं। तो इसका अब हम देखिए, हम कैसे ज़माना किस ज़माने में हम जी रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इससे गैर बराबरी से हमें कुछ मिलेगा जो इस कोहरे को दूर हटाएगा, दूर करेगा। तो हम उम्मीद करें कि हम कभी समझ भी पाएंगे कि हम कोहरे में घिरे हुए हैं और हमें इससे निकलना चाहिए। और हमारा जो शरीर सो गया है या हमारी इंद्रियां सो गई हैं, वो कभी जागृत होंगी। सवाल पेचीदा हैं, जवाब नुस्खा नहीं है। लेकिन जब तक हम सवालों पर इतनी गहराई से सोचेंगे नहीं, उनसे उनका जवाब हमारे हाथ आने की उम्मीद उतनी ही कम होती जाएगी। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया जी, सतीश, और आप सारे लोगों का शुक्रिया इसे देखने के लिए। आप कड़वी कॉफ़ी की बाकी कड़ियाँ देखें, उसे सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे उसके मुताबिक अपने कार्यक्रम में तब्दीली कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।